दोस्तों, यूपी की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट के साथ बीजेपी संगठन में पूरे घर को बदल डालूंगा जैसे तर्ज पर बड़े फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में ये परिवर्तन हो भी जाएगा। तो क्या ये परिवर्तन गुजरात मॉडल पर यूपी में भी होगा? गुजरात मॉडल पर यूपी में भी मंत्रियों की छुट्टी और नए चेहरों की एंट्री होगी। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी में जातीय समीकरण, चुनावी रणनीति और सत्ता संतुलन पर सबसे बड़ी चुनावी चर्चा। और ये चर्चा सिर्फ मेरे चैनल यानी यूपी न्यूज 9 पर। तो बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी के इस बाबत तमाम मीटिंग्स और कवायद के बाद फाइनली जब संसद में उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई, जो विशेष सत्र बुलाया गया था संसद का, उसमें दूसरे दिन शाम को उनकी मुलाकात हुई थी। तो हमारे आपके सबके मन में ये सवाल कौंध रहा है कि क्या गुजरात मॉडल पर होगा यूपी में फेरबदल? आपको बता दें, यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार के राजनीतिक इतिहास में पहली बार अपना मुख्यमंत्री काबिज करने और सत्ता समीकरण को साधने के महान लक्ष्य को हासिल करने के बाद बीजेपी ने अब अपना सारा ध्यान उत्तर प्रदेश की राजनीति पर केंद्रित कर दिया है, क्योंकि अब चुनाव में महज 10 महीने बचे हैं। अगले साल होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी अगले कुछ दिनों में कैबिनेट विस्तार और बड़े पैमाने पर संगठन में भी फेरबदल करने जा रही है। बीजेपी चुनाव से पहले यूपी में एक नई सक्रिय टीम चाहती है। इसके लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मंथन और बैठकों का दौर तेज हो गया था पिछले दिनों, आपको पता है, अभी भी चल रहा है। और बीते दिनों बीजेपी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हैं, वो कुछ ज्यादा ही सक्रिय आपको दिखाई दे रहे थे। पंकज चौधरी ने दिल्ली में पीएम मोदी और अन्य जो केंद्रीय नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई, और इसके बाद चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ बैठक भी हुई। इस बैठक में यूपी में बड़े सांगठनिक बदलाव के साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर भी लंबी चर्चा हुई। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बिगड़े जातीय समीकरण को दुरुस्त करना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए यूपी में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बनाया गया। समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक कार्ड ने पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा दी थी, जिससे बीजेपी तभी से चिंतित दिखाई दे रही है। पंकज चौधरी खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं, इसलिए उन पर गैर यादव यानी पिछड़ों और दलितों को फिर से बीजेपी के पाले में लाने की बड़ी जिम्मेदारी है। और कोई हैरत की बात नहीं कि पंकज चौधरी यूपी में होने वाले आगामी कैबिनेट विस्तार और संगठन में बड़े बदलाव के केंद्र में अब दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल क्षमता के हिसाब से राज्य में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली कैबिनेट में फिलहाल अभी जो है वो 54 मंत्री हैं, यानी मंत्रिमंडल में अभी भी 6 पद खाली हैं। यूपी कैबिनेट में कुछ मंत्रियों के बदलने के भी संकेत हैं। संकेत क्या है? यह तय माना जा रहा है कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो जाएगी। बीजेपी की सरकार है, इसलिए इस बार कैबिनेट विस्तार में गुजरात मॉडल की तरह बड़े पैमाने पर फेरबदल की जबरदस्त चर्चा भी हो रही है। बीजेपी की फेरबदल की राजनीति में गुजरात मॉडल का मतलब है सत्ता विरोधी लहर को बिल्कुल खत्म करने के लिए पूरे के पूरे मंत्रिमंडल या उसके एक बड़े हिस्से को अचानक से बदल देना, यानी पूरे घर को बदल देना। इसीलिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आला कमान 1/3 कैबिनेट को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये चर्चा बड़ी जोरों पर है। इससे होगा ये कि कई बड़े नाम जो पिछले 7-8 सालों से मंत्री बने हुए हैं, वे अब सिर्फ विधायक बनकर रह जाएंगे या उनमें से कुछ को संगठन में भेज दिया जाएगा। गुजरात मॉडल की सबसे बड़ी पहचान नो रिपीट थ्योरी यानी दोबारा नहीं बुलाना है।
याद रहे, सितंबर 2021 में गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत पूरी कैबिनेट से इस्तीफा दिलवा दिया गया था और भूपेंद्र पटेल के साथ बिल्कुल नए चेहरों को शपथ दिलाई गई थी। अब यूपी में तो खैर सीएम योगी आदित्यनाथ के हौसले बुलंद हैं, आपको मालूम है, और चर्चा है कि 2027 से पहले कई मौजूदा मंत्रियों को भी छुट्टी की जा सकती है। इस मॉडल के तहत बीजेपी पुराने और अनुभवी दिग्गजों की जगह ऐसे युवा विधायकों और पहली बार के विधायकों को मंत्री बना सकती है जिनकी छवि साफ है और जो ऊर्जावान। अब इसका मकसद जनता को ये संदेश देना है कि सरकार पूरी तरह नई और सक्रिय है, जनता के लिए समर्पित है। गुजरात मॉडल में पुराने मंत्रियों को हटाकर उन्हें संगठन में लगा दिया गया था। अब यूपी में भी ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हटाए गए मंत्रियों को 2027 के चुनाव की जमीनी रणनीति तैयार करने और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दे दी जाए। इनमें बेबी रानी मौर्य का नाम सबसे आगे है कि उन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है ताकि दलित राजनीति को धार दी जा सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरणों को देखते हुए लक्ष्मी नारायण चौधरी के जगह पर किसी नए जाट चेहरे को मौका मिल सकता है। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री के रूप में धर्मपाल सिंह के विभाग को लेकर अक्सर घेराबंदी होती रहती है। यही नहीं, बीजेपी इस बार युवाओं को आगे लाने के लिए 70 साल से अधिक उम्र के मंत्रियों को मार्गदर्शक मंडल या संगठन में भी भेज सकती है। अब कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की छवि पार्टी के कद्दावर नेता की है, लेकिन उम्र के तकाजे और नए नेतृत्व को जगह देने के लिए उन्हें भी बदला जा सकता है। हालांकि यूपी में कैबिनेट विस्तार का गुजरात मॉडल हूबहू लागू करना इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होगा। यहाँ के राजनीतिक समीकरण गुजरात से काफी अलग हैं और वो पकड़ भी नहीं है आलाकमान की उत्तर प्रदेश में जो गुजरात में है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने विधायकों और मंत्रियों का जो आंतरिक सर्वे कराया है उसमें सी और डी ग्रेड पाने वाले मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है। राकेश सचान जैसे इस नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। जिन मंत्रियों के खिलाफ जनता या विधायकों की शिकायत है या जिनका रिपोर्ट कार्ड खराब है, उन्हें बिना किसी झिझक के पद से हटाया जा सकता है। यह भी माना जा रहा है कि इस बड़े फेरबदल के जरिए बीजेपी जातीय समीकरणों को भी नए सिरे से परिभाषित करने का काम कर सकती है। ओबीसी और दलित, खासकर पासी प्रतिनिधित्व को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बीजेपी चाहती है कि ओबीसी में कुर्मी और मौर्य समुदाय के नए चेहरों को भी शामिल करके पिछड़े वर्गों में अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए, यानी और मजबूत किया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुख्य फोकस जाट, गुर्जर और दलित समीकरणों पर है। ऐसे में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वे पश्चिमी यूपी से जाट का चेहरा है। इसके साथ ही अशोक कटारिया का नाम भी सामने आ रहा है, जो गुर्जर समुदाय के प्रभावशाली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। एमएलसी कटारिया उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार वाले परिवहन मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। नए चेहरे के रूप में पूजा पाल की भी किस्मत चमक सकती है। जी हाँ, पूजा पाल वही जिनका नाम अतीक अहमद वाले केस में है और सपा से वो भाजपा में आई हैं। तो पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम को देखा जाए तो यूपी में ब्राह्मण बनाम ठाकुर नैरेटिव को भी खत्म करना बीजेपी हाईकमान की पहली प्राथमिकता है। कैबिनेट विस्तार में ब्राह्मणों को और जगह देना पार्टी नेतृत्व की मजबूरी बन सकती है। चर्चा है कि बीजेपी नेतृत्व ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने के लिए मंत्रिमंडल में कम से कम 2 से 3 नए ब्राह्मण चेहरों को जगह दे सकती है। प्रदेश महामंत्री और एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ल भी कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। अब समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, जो हाशिए पर चले गए हैं जब से बीजेपी में आए हैं, अब उनका नाम भी चर्चाओं में चल रहा है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर उनकी नाराजगी को दूर किया जाए। पार्टी के कुछ वरिष्ठ ब्राह्मण एमएलसी और संगठन में सक्रिय ब्राह्मण चेहरों को भी प्रशासनिक जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपको मालूम है कि मौजूदा मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत 8 ब्राह्मण मंत्री शामिल हैं। यूपी बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में लगभग 20% महत्वपूर्ण पदों पर ब्राह्मण नेता काबिज हैं।
और बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि वह केवल पिछड़ों और दलितों पर ही ध्यान नहीं दे रही, बल्कि अपने पारंपरिक वोट बैंक सवर्ण आधार को भी उतनी ही तरजीह दे रही है। पूर्वांचल और मध्य यूपी यानी सेंट्रल यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है, इसलिए इस विस्तार में इन इलाकों के ब्राह्मण नेताओं को भी प्राथमिकता मिल सकती है। पार्टी का लक्ष्य ब्राह्मण समाज के भीतर पनप रहे किसी भी प्रकार के असुरक्षा की भावना या असंतोष को खत्म करना है। योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का यह दूसरा कैबिनेट विस्तार होगा। आपको मालूम है 2 साल पहले 5 मार्च 2024 को हुए मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में 4 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी और यह विस्तार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गठबंधन के साथियों और रीजनल इक्वेशंस यानी क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए किया गया था, जिसमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के कोटे से विधायक व एक प्रमुख दलित चेहरे अनिल कुमार शामिल थे। इसके अलावा सपा छोड़कर बीजेपी से एमएलसी बने दारा सिंह चौहान और पेशे से एक वकील और किसान और लंबे समय से संघ और बीजेपी संगठन से जुड़े रहे साहिबाबाद के विधायक सुनील कुमार शर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। फिलहाल गठबंधन के नेताओं को छेड़ने का इरादा तो आलाकमान या जो बड़े नेता हैं ऐसा कोई इशारा या इरादा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस कैबिनेट विस्तार के जरिए बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कई गहरे राजनीतिक संदेश देना चाहेगी। एक नॉन परफॉर्मेंस को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही मौजूदा नॉन परफॉर्मर मंत्रियों को हटाकर योगी बाबा भी ये संदेश देना चाहेंगे कि केवल पद पर बने रहना काफी नहीं है, मंत्रियों को उनके रिपोर्ट कार्ड और जनता के बीच उनकी सक्रियता के आधार पर भी आंका जाएगा। एक पैमाना और है कि सोशल मीडिया पर वो कितने सक्रिय हैं। दूसरे, विपक्ष के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले का मुकाबला करने के लिए बीजेपी अपनी सोशल इंजीनियरिंग को नए सिरे से भी जनता के सामने रखना चाहेगी, पेश करना चाहेगी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के बाद मंत्रिमंडल में और अधिक पिछड़े और दलित चेहरों को शामिल कर पार्टी इन वर्गों को ये संदेश देगी कि वे ही उनके असली हितैषी हैं। तीसरा, पुराने दिग्गजों की जगह नए और युवा विधायकों को मौका देकर बीजेपी ये दिखाना चाहेगी कि वो भविष्य की पार्टी है। जैसे कि बिहार में किया गया, वो प्रयोग यहाँ भी किया जा सकता है। ये नई ऊर्जा 2027 के चुनाव प्रचार में पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। तो दोस्तों, ये था मेरा आकलन। बीजेपी में उत्तर प्रदेश में जो उठापटक चल रही है, संगठन से लेकर सरकार तक में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, ये एक अनुमान के आधार पर विश्लेषण मैंने आपके सामने पेश किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।